एवरीवन। तो बढ़ते हैं आज हम आगे पांडा की नेक्स्ट सीरीज की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इस तरह पांडा की सीरीज में हमने काफी कुछ सीखा, डेटा को क्लीन करना सीखा, डेटा को करेक्ट करना सीखा। आज हम यूज करने वाले हैं ग्रुप बाय कमांड। ग्रुप बाय कमांड भी पांडा का एक इम्पॉर्टेंट कमांड है। ग्रुप बाय की हेल्प से हम अपने डेटा को कैटेगरी में डिवाइड करके, लाइक जैसे इसमें कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, क्लोथिंग की है, या हमारे पास प्रोडक्ट नेम है डिफरेंट टाइप के, टीवी है, जीन्स है, ब्रांड है। तो हम इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके भी हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा एनालाइजिंग के लिए ग्रुप बाय कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बाय कमांड के साथ हम लोग एग्रीगेट कमांड भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आज डिस्कस करेंगे हम आज के चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप बाय बनाना है, तो मैं कैटेगरी वाइज इसका ग्रुपिज्म करूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया कैट, और यहाँ पे मैंने लिया डेटा डॉट ग्रुप बाय, और फिर यहाँ उस फील्ड का नाम जिसके जिसके जरिए हम ग्रुप ग्रुप बाय बनाना चाहते हैं। तो मैं बनाना चाहती हूँ कैटेगरी वाइज, तो मैंने यहाँ लिखा कैटेगरी, और फिर उसके बाद हम कैट को भी देख लेते हैं, और शिफ्ट एंटर किया। शिफ्ट एंटर किया, ओके। सबसे पहले ये डेटा को इसलिए अनडिफाइंड मान रहा है क्योंकि मैंने आज इसे ओपन किया और ये 2-3 दिन पहले ओपन था, तो आज ओपन किया तो ये दोबारा रीरन नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से डेटा नाम के वेरिएबल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए आपको जाना है रन में। रन में आपको करना है रन ऑल सेल्स। तो देखिए जितने भी प्रीवियस कमांड है वो सब रन हो जाएंगे। और अभी आपने देखा कि ये वाली लाइन आ गई। ये लाइन एरर नहीं है, बस ये बता रही है, ये ग्रुप बाय तो स्पेलिंग की वजह से एरर है, वरना कमांड में कोई इश्यू नहीं है। तो ये बता रहा है कि ओके, आपका कैट एक ग्रुप वेरिएबल बन चुका है। तो चलिए इस तरह से और अच्छे से समझते हैं। तो कैट से तो बस इतने बता दिया कि हाँ, ये एक डेटा फ्रेम का ग्रुप कमांड का वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है। मगर मुझे सारे ग्रुप अगर देखने हैं तो मैं यहाँ लिखूंगी कैट डॉट साइज। तो मैंने यहाँ लिखा कैट डॉट साइज, एंटर किया। तो देखिए हमारे पास सारी कैटेगरी अलग अलग ग्रुप में बन के आ चुकी है। तो सबसे पहला ग्रुप बनाया उसने क्लोथिंग का। क्लोथिंग की सारी एंट्री को एक ग्रुप क्लोथिंग नाम से रखा, और उसमें बताया कि उसमें 4 एंट्रीज हैं। फिर उसने दूसरा ग्रुप बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें 12 एंट्री है। अदर्स में सिर्फ 2 एंट्री है। तो ये सब पॉसिबल हुआ, हमने ग्रुप वाइज में करा कैटेगरी वाइज। चलिए एक काम करते हैं, हम एक से ज्यादा फील्ड ले सकते हैं क्या? तो देखते हैं कैट टू, और यहाँ पे हम लेते हैं डेटा डॉट ग्रुप बाय, और यहाँ हम मल्टीपल फील्ड अगर पास करनी है तो हमेशा की तरह यहाँ भी यूज करना पड़ेगा लिस्ट ऑप्शन। तो मैंने यहाँ लिखा है मेजर ब्रैकेट, और यहाँ मैंने वही पहली फील्ड तो वही ली कैटेगरी, और दूसरी फील्ड मैंने यहाँ पे ली प्रोडक्ट नेम। तो ये एक से ज्यादा फील्ड की हमने लिस्ट बनाई, और उसको हमने ग्रुप बाय के अंदर डाला। देखें, ओके। तो अच्छा, कुछ एरर आ गया, प्रोडक्ट नेम, ओके। गलती ये हो गई कि नेम का एन मैंने स्मॉल डाल दिया गलती से। हमारी फील्ड में ये कैपिटल में है, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम, ओके। कैपिटल स्मॉल सबका चक्कर पड़ता है। चलिए, आई होप कि अब नहीं हो। तो कैट टू डॉट साइज, अब इसको देखते हैं ये किस तरह दिखा रहा है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने मुझे बता दिया। इसने 2 कॉलम बनाए, पहला बनाया कैटेगरी, कैटेगरी में इसने ग्रुप बनाया क्लोथिंग, क्लोथिंग के अंदर इसने प्रोडक्ट रखे जीन्स, कुर्ताज, टी शर्ट। जीन्स की भी 2 एंट्रीज हैं, कुर्ताज की 1 एंट्री है, टी शर्ट की 1 एंट्री है। पहले ये बता रहा था क्लोथिंग में टोटल एंट्री 4 है। अब इसने क्लोथिंग के अंदर आइटम को डिफाइन कर दिया। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उसने रखा ओवन, टीवी 7 है, वॉशिंग मशीन 1 है, लैपटॉप 2 है, ओवन 1 है। तो इस तरीके से उसने इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कैटेगराइज कर दिया। अदर्स में उसने रखा फ्लावर पॉट एंड शो पीस। तो इस तरीके से उसने प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज आपके सामने ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे तो उसने मुझे दिखा दिया कि आपकी एंट्री कितनी है। चलिए मैं काम करती हूँ, इसे और बेहतर समझने के लिए इसमें कुछ यूज करते हैं कैटेगराइज कमांड। मतलब एक तरीके से हम यूज करेंगे इसके अंदर
एग्रीगेट कमांड। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैट डॉट सम। देखिए अब क्या होता है, पूरा डेटा उसने दिखा दिया, पूरा सारी चीजें ग्रुप पे कर करके उसको सम कर दिया, यानी सबको जोड़ दिया। तो अब देखिए बिल आईडी में जितनी भी हमारी तीन चार एंट्री थी जोड़ दिया, डेट सारी उसने जोड़ दी, प्रोडक्ट नेम कौन कौन से थे सबको जोड़ के प्रिंट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सब जोड़ दिया। तो ये थोड़ा मैसी दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो अच्छा यही है कि हम इसको थोड़ा फील्ड वाइज देख लेते हैं। तो कैट डॉट अमाउंट डॉट सम। तो मैं ये कह रही हूँ कि कैटेगरी वाइज आप अमाउंट का सम दिखा दीजिए। फिर देखिए कितने अच्छे से आ गया, कितने अच्छे से उसने मुझे ऊपर सिर्फ ट्रांजेक्शन एंट्री बताई थी कि कैटेगरी में 4 एंट्रीज है। यहाँ उसने क्या बताया, क्लोथिंग का टोटल कनेक्शन कलेक्शन आपका 72 है, 72,786 है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कलेक्शन 41 लाख के आसपास है। अदर्स में आपका 65,000 है। दैट मीन्स कि आपका इसने कैटेगरी वाइज सम करके दिखा दिया। अब आप यहाँ चाहें तो सम की जगह मैक्स भी देख सकते हैं। मैक्स यानी कि मुझे हर कैटेगरी में हाईएस्ट मेरा कितना अमाउंट गया है ये देखना है, तो इसने आपका हाईएस्ट अमाउंट बता दिया। मुझे सबसे कम अमाउंट देखना है तो इसने मिन बता दिया। हर कैटेगरी की सबसे छोटी ट्रांजेक्शन क्या हुई है वो बता दिया। अगर आपको सारी कैटेगरी का मीन चेक करना है तो इसने वो भी दिखा दिया। तो आपने देखा ये सारे एग्रीगेट कमांड थे जो मैंने ग्रुप के साथ यूज किए। सेम इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं कैट टू के साथ। उसमें भी हम लोग अमाउंट का ले लेते हैं कॉलम, क्योंकि अमाउंट वाइज ही नहीं तो वो भी इस तरह फिर मैसिव फॉर्म में दिखाएगा। अमाउंट डॉट सम एंटर करेंगे तो देखिए कितना अच्छे तरीके से उसने मेरे डेटा को प्रेजेंट कर दिया कि क्लोथिंग के अंदर जीन्स है, जीन्स का कलेक्शन आपका 35,280 है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स का कलेक्शन आपका टीवी का या 25 लाख है, वॉशिंग मशीन का 1 लाख है, सॉरी 1 लाख है। तो इस तरीके से उसने सारे कलेक्शन मेरे सामने रख दिए। क्या हम 2 से ज्यादा फील्ड का भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैट थ्री, यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने लिखा फिर से डेटा डॉट ग्रुप बाय, और यहाँ पे फिर से लिस्ट की तरह पास करेंगे क्या क्या रखनी है हमें, कैटेगरी, दूसरा प्रोडक्ट नेम, और तीसरा हम रख देते हैं ब्रांड वाइज। ब्रांड वाइज भी हम ग्रुप करके देखना चाहते हैं। तो हो गया ये। अब लेते हैं कैट थ्री डॉट साइज। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए क्लोथिंग के अंदर जीन्स का लेविस ब्रांड जो है वो 2 है, कुर्तास में बीवा है, टी शर्ट्स में आपके सामने अदर्स है क्योंकि उसका ब्रांड मेंशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में ओवन आपका वंडरलैंड का है, एक और ओवन है जो वर्लपूल का है, अलग अलग है क्योंकि ब्रांड अलग अलग है। वॉशिंग मशीन, लैपटॉप में भी 2 चीजें हैं, यहाँ पे एप्पल का है और एचपी का है। अच्छा ओवन में एक मिस्टेक भी हो गई है, पहले वाले ओवन में ओ कैपिटल है दूसरे में स्मॉल है, इस वजह से भी उसने उसे अलग कैटेगरी में दिखाया। वरना अगर ये सेम होता तो वो इसको भी एक ग्रुप करता और इसके सामने 2 डिफरेंट ब्रांड सामने रखता। तो कितने अच्छे से आप देखिए क्लियर हो गया। सेम इसका भी कैट थ्री का भी अगर मैं एग्रीगेट यानी सम देखना चाहती हूँ तो आपको कुछ नहीं करना, अमाउंट में जाना है और बिल्कुल पहले कमांड की तरह सम लगा के ये देखिए कितना अच्छे से आपके सामने आपके डेटा का कलेक्शन सामने आ गया, कितना कलेक्शन किस में हुआ है सब बता दिया इसने। तो इस तरीके से हम लोग अपने डेटा को सामने रख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं और उनके बीच में जो भी चीजें हैं मतलब जो भी डेटा को कैटेगराइज करके देख सकते हैं। अब ग्रुप बाय करने से और भी कई फायदे हैं, लाइक जैसे मुझे सिर्फ क्लोथिंग का पूरा डेटा देखना है, मतलब मुझे पूरी एंट्री जो क्लोथिंग की देखनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैट थ्री डॉट कैट ले लेते हैं क्योंकि कैट में सिर्फ कैटेगरी का था, तो कैटेगरी ले रहे हैं तो हमने लिया कैट डॉट कैट ग्रुप और उसके अंदर हमने पास कर दिया क्लोथिंग।
तो देखिए उसने सिर्फ क्लोथिंग की जितनी भी एंट्रीज थी मेरे सामने सब आपके सामने रख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी देख सकते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से आप अदर्स की एंट्रीज भी देख सकते हैं। तो ग्रुपिज्म करने से ये फायदा होता है कि हम अपने डेटा को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें से इंसाइट निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ कैच डॉट फर्स्ट, तो ये हर कैटेगरी का फर्स्ट रो, सिर्फ फर्स्ट रो, तो आप देख सकते हैं कि क्लोथिंग की फर्स्ट रो 104 नंबर आईडी है, जिसका पूरा ट्रांजेक्शन आप देख ही रहे हैं। तो इसने हर कैटेगरी का फर्स्ट रो आपके सामने रख दिया, आपके सामने दिखा दिया। तो इस तरीके से ऐसे ही हम लास्ट भी कर सकते हैं, तो आखिरी रो दिखाएगा। पूरा डेटा देखना है तो गेट ग्रुप करिए, एग्रीगेट करना है तो सम मैक्स मिन जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अमाउंट को डायरेक्ट डिस्क्राइब करके सारी चीजें एक साथ भी देख सकते हैं। डिस्क्राइब का जो भी डिस्क्राइब कैसे यूज करते हैं वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आपने देखा ग्रुप बाय कमांड से कितना फायदा है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये तो था ग्रुप बाय कमांड। अब अगला कमांड जो है वो है अप्लाई मेथड। अप्लाई मेथड क्या होता है, एक फंक्शन जो आप बना रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसे मुझे डेटा सेट में या डेटाबेस डेटा फ्रेम में अप्लाई करना है, इसे अप्लाई कहते हैं। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा नाम का वेरिएबल में यहाँ पे डेटा है, ये मेरा पूरा डेटा है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करूँ जो मेरे अमाउंट का 18% जीएसटी का होगा। मतलब मैं जीएसटी नाम से कॉलम क्रिएट कर रही हूँ जो कि अमाउंट का 18% दिखाएगा और बताएगा कितना जीएसटी है। ये तो मेरे पास सिर्फ 17-18 एंट्रीज हैं, तो मैं एक एक अमाउंट को बना भी सकती हूँ। लेकिन अगर 10,000 15,000 रोज है तो ऐसी कंडीशन में आप एक एक पे जाके काम नहीं कर सकते। नहीं आप एक्सेल में जाकर उसे वहां ठीक करेंगे। आप पांडास के अंदर भी एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर जैसा चाहे वैसा ट्रांजेक्शन भी रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं नया कॉलम, नहीं पहले बनाते हैं फंक्शन, क्योंकि मुझे अमाउंट का 18% एज अ जीएसटी चाहिए। तो उसके लिए पाइथन का फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा डीएफ और यहाँ पे मैंने लिखा कैल जीएसटी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। और यहाँ इस जगह पर पास होगा अमाउंट। अमाउंट ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये हर रो का अमाउंट वैल्यू पास होगी यहाँ एक्स के रूप में, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा इस एक्स का यानी पासिंग वैल्यू का 18%। तो मैंने यहाँ लिखा रिटर्न एक्स इंटू 18 डिवाइड 100। ये फंक्शन मैंने बना दिया। अब इस फंक्शन को अप्लाई करना है मुझे अपने डेटा सेट में। तो मैं अपने डेटा सेट को लेती हूँ डेटा, उसमें एक नया कॉलम क्रिएट करती हूँ जीएसटी। बस ऐसा करने से आपका नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारे अमाउंट की 18%। तो यहाँ मैंने लिया डेटा डॉट अमाउंट डॉट अप्लाई, यानी कि जो फंक्शन मैंने बनाया है जो कि है कैल जीएसटी नाम का जो फंक्शन मैंने बनाया है, वो फंक्शन अमाउंट के कॉलम में अप्लाई हो जाए। अब ये फंक्शन ऑटोमेटिकली इसकी हर रो में जाएगा और अमाउंट की हर रो की वैल्यू को ले जाएगा एक्स के रूप में और उसका 18% निकाल के नए कॉलम जीएसटी को रिटर्न करेगा। तो ये अपने आप ही जितनी भी रोज है अपने आप ही ये बार बार चलेगा और ये सारी रोज के अमाउंट कॉलम को एज एक्स पास करके उसका 18% जीएसटी निकाल लेगा। तो चलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा देखते हैं। अब एक बार डेटा को फिर से देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने बन गया एक नया कॉलम जीएसटी जो मैंने बनाया था अमाउंट का 18% के हिसाब से। तो अभी आपने देखा कि मैंने एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराया। तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ कैलकुलेशन हो, आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, नया कॉलम बना सकते हैं, नया फंक्शन बना सकते हैं, नया कॉलम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फंक्शन जो यूजर डिफाइन है जो आप बना रहे हैं उसे आप किसी एग्जिस्टेड कॉलम या नए कॉलम में डालना चाहते हैं तो आपको हमेशा अप्लाई मेथड ही यूज करना होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे वर्क हो रहा है। मान के चलिए मुझे एक और कॉलम बनाना है। इस कॉलम में मुझे ये बताना है कि क्वांटिटी मेरी अगर 10 से ज्यादा है तो अच्छा है, नहीं है तो ठीक ठीक है, मतलब जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ द अप्लाई मेथड। तो मैंने यहाँ पे लिया एक फंक्शन
नाम मान के रख लो, मैंने रख दिया स्टेटस। पास करेंगे एक्स यानी कि क्वांटिटी। अब यहां मैंने कंडीशन रखी, इफ एक्स ग्रेटर दैन 15 कर देते, ग्रेटर देन 15, देन रिटर्न करेगा गुड, अदरवाइज एल्स में रिटर्न करेगा एवरेज, गुड बैड कुछ भी कर सकते थे। मैंने इस फंक्शन को रन कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बनाना चाहती हूँ, तो मैंने डेटा स्टेटस नाम का एक कॉलम बना दिया, और मैं चाहती हूं कि ये अप्लाई हो जाए मेरे डेटा के क्वांटिटी वाले कॉलम के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा डॉट क्यू टी वाई डॉट अप्लाई, और यहां पे मैंने पास किया स्टेटस, जो कि मेरे फंक्शन का नाम। सो मैंने इसे रन किया। अब मैं देखना चाहती हूँ अपना डेटा। सो यहाँ पे ये देखिए गुड गुड एवरेज, तो जरा देखें कि गुड में क्वांटिटी 40 है, यहाँ पे भी है। यहाँ 15 में एवरेज बताया, यहाँ 10 है, 5 है। तो इस तरीके से हमने अपना स्टेटस भी चेक किया कि हमारी किस चीज में क्वांटिटी अच्छी गई है, कहाँ लो गई है। आप इसे और ज्यादा इस कंडीशन में ले सकते थे, यानी कि लो, बिलो एवरेज वगैरह कुछ भी स्टेटस डाल सकते थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने दो न्यू कॉलम क्रिएट किए अप्लाई मेथड और यूजर डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ने जा रहे हैं विजुअलाइजेशन। उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथन की दो नई लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब एंड सीबोन। ये दोनों लाइब्रेरी प्लॉटिंग के लिए यूज की जाती है, ग्राफ के लिए यूज की जाती है। इन ग्राफ और प्लॉट की सहायता से अब हम डेटा का विजुअलाइजेशन करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से डेटा के रिलेशन, डेटा के फ्लो को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सब चीज के लिए बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।